आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है। दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब डिटेल में डेप्थ में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी भी कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, इफ चार्ज इज फ्लोइंग, दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, ये एक इफेक्ट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो फ्लो हो रही है, ऐसा नहीं है। फ्लो कौन हो रहा है? चार्ज। ठीक, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज एन इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज में भी आप सबको पता है, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि फ्लो करने वाला चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग मानते हैं कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट के बारे में जो कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन है, कन्वेंशनल का मतलब पुराना साइन कन्वेंशन जो लोग मानते थे, वो ये था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन में करंट भी हमारा फ्लो करता है। ठीक, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये लोगों का मानना था। रीजन ये है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है और ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। उसका मतलब होता है करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का अगर डिफरेंस है, एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर, एक पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, तो इनके बीच में करंट इजिली फ्लो कर जाता है। और यही सेम चीज हम लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में भी पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर हाई पोटेंशियल पर है, दूसरा कंडक्टर लो पोटेंशियल पर है, तो इधर से चार्ज इधर की तरफ फ्लो कर जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन मैटर ये है कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूवेबल हैं। तो करंट जो है, इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये मान के चलिएगा, पुरानी थ्योरी के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं तो आप कह सकते हो कि सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, तो करंट भी इधर ही डायरेक्शन में जाएगा। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, पुराना। लेकिन नई थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट में तो करंट जाएगा लेफ्ट में, यानी कि करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इसके बाद मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कंडक्टर्स के बारे में बताया था कि कंडक्टर क्या है या सब्सटेंसेस क्या है। तो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस की बात करें, मटेरियल की बात करें, मैटर की बात करें, तो यहां पर हम लोग 3 कैटेगरी में मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कंडक्टर, दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर, और तीसरी कैटेगरी थी सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमी कंडक्टर हो गया। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज ऑल आर फ्री टू मूव, इसीलिए नाम ही है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम, जिधर मन है उधर इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कह लो, ब्राउनियन कह लो, जैसा भी आप कहना चाहो, तो ये अपना रैंडम मोशन में है एंड दे ऑल आर फ्री टू मूव। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बाउंड हैं। तो उसमें क्या होता है, ये प्लस और माइनस दोनों जो है बाउंड होते हैं। और अगर आप लोग को याद हो, मैंने कैपेसिटर वाले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक भी एक तरीके का क्या होता है? इंसुलेटर, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का प्लस और माइनस अटैच्ड होता है लाइक दिस।
इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन देखो फ्री नहीं है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं कर सकता। अगर मूव करने का चांस आएगा तो फिर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मूव करेगा, लेकिन आपको पता है किसी भी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो मूव कर सके। बात समझ में आया? तो मॉलिक्यूल के लिए जगह नहीं है और इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर नहीं सकता। ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि यहां पर हम लोग कुछ जुगाड़ करके उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा सकते हैं, और वो जुगाड़ ये है कि हम इसमें सबसे पहला बेसिक तरीका है कि आप हीटिंग करो। अगर कोई सेमीकंडक्टर और उसको हमने हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, उसके जो बॉन्ड्स हैं, जिस बॉन्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ अटैच्ड है, वो बॉन्ड टूट जाएगा हीट करने से। तो हीटिंग करने से कई बार सेमीकंडक्टर की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं हम लोग, वो इंक्रीज होने लगती है। क्लियर? दूसरा एक तरीका और भी है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट तरीका यहां पर है जिसमें हम लोग पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, और उस तरीके को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग भी एक तरीका है। क्लास 12th के आपके आखिरी चैप्टर्स में से एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पर इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे डोपिंग क्या चीज है। डोपिंग में हम लोग कोई भी ट्राईवेलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 3 हो, जैसे एल्यूमिनियम, और पेंटावेलेंट जैसे फास्फोरस, तो इस तरीके के किसी सब्सटेंस को, एलिमेंट को हम उस सेमीकंडक्टर में डालेंगे। उसको डालने से वहां पर कुछ होता है, ठीक, वो प्रोसेस क्या है उसकी बात हम लोग वहां करेंगे, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी कुछ इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल जो कंडक्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी डिटेल में समझेंगे। जो इंसुलेटर है उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो सेमीकंडक्टर है, जिससे कुछ उम्मीद है कि इसको अगर कुछ जुगाड़ किया जाएगा तो ये कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम यही प्रयास करेंगे कि इसको आखिर कैसे हम कंडक्टर बना पाए। बात समझ में आया? तो ओवरऑल इस चैप्टर में आपको जो डिटेल में स्टडी करना है वो किसके बारे में है? किसी भी कंडक्टर के बारे में। अब कंडक्टर्स के बारे में अगर हम लोग देखें, मान लो एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर हम लोग कंसीडर करें कुछ इस तरीके का, ये मान लो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ऐसा, इसका कुछ लेंथ है और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और क्योंकि कंडक्टर है तो इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस तरीके से इसके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नॉर्मल अगर हम लोग देखें, नॉर्मली किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो सब रैंडम मोशन में है। कोई लेफ्ट आया, कोई राइट गया, कोई ऊपर आया तो कोई नीचे गया, कोई इधर है तो कोई इधर है, सब रैंडम मोशन में है। किसी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इधर ही जाएगा या इधर ही जाएगा या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से, जिसका जिधर मन है उधर की तरफ घूम रहे हैं। और इस तरह के मोशन को आप ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। इस तरीके का मोशन होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड के बारे में बात किया जाए तो वो स्पीड बेटा कहलाती है इनिशियल थर्मल स्पीड। दैट स्पीड इज कॉल्ड इनिशियल थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उसके टेम्परेचर की वजह से, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक, तो इट इज द स्पीड विच इज ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, ड्यू टू इट्स हीट। क्योंकि अगर कंडक्टर किसी भी रूम में रखा है तो उस रूम का जो भी टेम्परेचर है वही कंडक्टर का टेम्परेचर है, ठीक। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर कंडक्टर के पास होगा ही होगा, जिसकी वजह से इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होगी, और वो इनिशियल स्पीड लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। मतलब ये स्पीड काफी ज्यादा होती है, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के आसपास की स्पीड होती है, जो कि बहुत बहुत हाई स्पीड है, आप सबको पता है। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो एक इधर गया तो एक इधर गया, एक ऊपर गया तो एक नीचे गया, एक राइट में गया तो एक लेफ्ट में गया। इसकी वजह से अगर मैं एवरेज स्पीड इनकी पूछूं तो वो इनिशियल एवरेज स्पीड होती है 0, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के इफेक्ट को ओवरऑल कैंसिल कर रहे हैं। अब हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं,
और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वहां करंट डेवलप होना चाहिए। यहां भी करंट डेवलप होता है, लेकिन इसके मोशन की वजह से करंट इधर डेवलप हुआ, तो इसके मोशन की वजह से करंट इधर डेवलप हुआ, इसकी वजह से करंट नीचे, तो इसकी वजह से करंट ऊपर। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप हुआ। और आप लोग देख रहे हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो कहीं ना कहीं एवरेज करंट की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो ओवरऑल ये जो कंडक्टर हमारा है, इसको अगर मैं टच करूंगा तो मुझे कोई भी करंट फील नहीं होगा। वो आप यहां पर अवेलेबल कोई भी कंडक्टर टच करके देख सकते हो। अगर मैं देखूं ये खिड़की है, इसमें लोहे का लगा हुआ है, मैंने टच किया लेकिन इसमें कोई करंट हमको फील नहीं हो रहा। रीजन यही है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अभी भी मोशन में है, रैंडम मोशन में है, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो है और एवरेज करंट की वैल्यू भी जीरो है। अब मैटर ये हुआ कि सर ठीक है, अगर अभी नहीं है तो अब हम कैसे इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं? तो हमने कहा बेटा अब इसका एक ही तरीका है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा। अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस कंडक्टर में, ये देखिए ये कंडक्टर है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट करेंगे। ये स्विच हमने लगाया और इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया, ये प्लस है ये माइनस है। इसकी वजह से बेटा यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ और यहां पर निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मूव कर रहे हैं वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? अब इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव है, तो इसकी वजह से यहां पर बोलो अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और अब इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो एक बेसिक नेचर देखा जाता है कि उसके ऊपर फोर्स लगता है। इस चीज का हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में बहुत यूज किया है कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा, ये तय है। उस फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर QE। ठीक, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन सब के ऊपर फोर्स लगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो चेक करिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थी बोलो इधर की तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अपोजिट। या आप ये कह लो कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में बेटा भागना शुरू करते हैं और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है F बराबर E इंटू E। कोई भी जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma के होता है, यानी कि इस फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू है E बाई m। चेक कर लीजिए E बाई m, ये एक्सेलरेशन उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ गया। अब बात यह है कि सर एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने लगे तो समझ जाओ वो एक्सेलरेटेड है। अगर मैं अभी खड़ा हूं तो मेरी वेलोसिटी जीरो है, और अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो मतलब मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मेरे में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। बिना एक्सेलरेशन के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता। बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज लाने की कोशिश करता है। अब वो चेंज दो तरीके से ला सकता है, या तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक, या फिर बढ़ी हुई वेलोसिटी को कम कराएगा। तो जब आप साइकिल घर से जब स्टार्ट करते हो तो उस समय आप रेस्ट पर थे और आपने पैडलिंग करना शुरू किया, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो उस समय आप उसको एक्सेलरेट कर रहे थे। और जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप उसको डिसेलरेट कर रहे हो, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन दो काम कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और अगर ये निगेटिव है, रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, तो ये वेलोसिटी को कम करेगा, रिड्यूस कराएगा। आई बात समझ में? तो ये यहां पर भी वही काम करता है। इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन्स अपना किसी कंडीशन में रहे होंगे,
अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सबके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा, तो सब इधर की तरफ भागना शुरू करेंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं इनकी स्पीड को इधर की तरफ ले जाना चाहता है, इनकी स्पीड को बढ़ाना चाहता है। ठीक, जब स्पीड को वो बढ़ाने का प्रयास करेगा तो होगा ये कि करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है, केवल ये 5-6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मैंने दिखाए हैं। ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगर सिर्फ इसी कमरे में अगर अभी हम लोग कुछ यहाँ पे घोड़े खड़े करें और एक ही डायरेक्शन में छोड़ दें तो वो सब आपस में भिड़ जाएंगे। जो आप लोगों ने घुड़सवारी जो होती है या घोड़ों की रेस होती है या कुत्तों की रेस करा लो, इंसान की करा लो, अगर सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनका भिड़ना तय है, ये 100% तय है। लेकिन यहां पर क्या है, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जब सब इधर की तरफ भागना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भागे और जैसे ही भागे भिड़ गए, जैसे ही भिड़ गए सारी एनर्जी लॉस हो गई। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खड़े होकर भागे, फिर से भिड़ गए। बात समझ में आई? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे ही एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन, जैसे यहां कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन यहां हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। अब मीन वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एवरेज है। इट इज एवरेज फ्री पाथ। तो पहली बार में हो सकता है वो 1 मीटर चल गया हो फॉर एग्जाम्पल, दूसरी बार में हो सकता है वो आधा मीटर चल पाया हो, भिड़ गया, तीसरी बार में हो सकता है वो कुछ कम चल पाया हो और 25 सेंटीमीटर ही चल पाया हो, तुरंत भिड़ गया। बोलो यार, 3 डिस्टेंसेस हमको पता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर चला, फिर 25 चला। अब आप इन तीनों का क्या करो, एवरेज निकाल लो। वही एवरेज है मीन फ्री पाथ। सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई जिसका भी आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करते हैं ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, तो आप यही कहोगे सर अभी आपने यही सिखाया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और आगे की तरफ बढ़ना चाहता है तो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक, यहां भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक मैटर हो गया कोलिजन वाला। कोलिजन की वजह से जो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी लगातार, वो बढ़ नहीं पाती है। और ऑन एन एवरेज जब इसकी वेलोसिटी हम देखेंगे तो वो 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड के आसपास दिखाई पड़ती है। इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी इनिशियल थर्मल स्पीड कितनी थी? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इस एक्सेलरेशन की वजह से बोलो और बढ़ना चाहिए था भाई। इनिशियली इतनी ज्यादा थी और इसकी वजह से और इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो पाता ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन with other atoms or other electrons, due to which energy is lost in the form of heat. Heat के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। और यही कारण है कोई भी कंडक्टर हो, अगर वो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ समय के बाद बेटा वो हीट होने लगता है। मोबाइल अगर आप चार्ज कर रहे हो तो कुछ समय बाद चार्जर भी हीट हो जाएगा, मोबाइल भी हीट हो जाएगा। फैन में देख लो, मोटर लगा है, अगर बीच में आप हाथ लगा के देखोगे तो वो मोटर भी गर्म हो गया होगा। चाहे एसी हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, सब में से बोलो हीट बाहर निकलती है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी गर्म हो जाते हैं अगर आप उसको कुछ समय के लिए यूज कर रहे हो तो। क्लियर है? रीजन यही है कि कंडक्टर में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बार बार क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। उसी कोलिजन की वजह से हीट जनरेट हो रही है। बात समझ में आई? अब मैटर ये है कि जब बार बार कोलिजन होगा तो ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये जो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा रेंगते हुए लगेंगे एकदम धीरे धीरे, जस्ट लाइक क्लाउड। जैसे किसी बादल को अगर हम लोग देखें तो बादल एकदम ऐसे धीरे धीरे मूव करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत धीरे धीरे रेंगता हुआ हमें समझ में आएगा। और उस स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। कुछ समझ में आया?
ड्रिफ्ट स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, तो क्या बताओगे? व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? इट इज एवरेज स्पीड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जब कंडक्टर के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट स्पीड, जिसको हम लोग Vd से डिनोट करते हैं।